जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है इस वक्त? 21 स्टूडेंट्स प्रेजेंट नाउ। जी, कल हम एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पढ़ रहे थे ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो एक्टिविटी एक्सरसाइजेस में कल हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी कि मोबिलिटी क्या है, जॉइंट मोबिलिटी क्या है, ठीक है। और एक्सरसाइज की कुछ हमने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी थी, और एक्सरसाइज के हमने बेनिफिट्स पढ़े थे, और एक्सरसाइजेस की टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेस जॉइंट मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। अब उसके बाद जो है ग्रेविटी, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी में ग्रेविटी, कल मैंने इस स्लाइड को डिफाइन कर दिया था, लेकिन यहाँ से मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को कि ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स योर बॉडी टूवर्ड द अर्थ। अर्थ की तरफ जो पुल फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब उस फोर्स के अकॉर्डिंगली जो है आप जो वहाँ जो स्टैंड कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट द बॉडी, और ये अफेक्ट करता है बॉडी पे। अगर कोई एलिमेंट है बॉडी में तो वो नॉर्मली आप वहाँ जो है स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ग्रेविटी इज द ग्रेविटी एक फोर्स है ना, जो फोर्स अपनी तरफ जो है जमीन लगाती है, जैसे अर्थ लगाती है, तो आप उस पे स्टैंड कर सकते हैं इक्वल लेवल पे। ग्रेविटी इज अफेक्टेड बाय योर बॉडी मास। For you to stand upright, you must properly align your bones and muscles to compensate the gravity. अब ग्रेविटी क्या है? ये आपके बोन और मसल्स को जो है अलाइनमेंट देती है। तो जब अलाइनमेंट देती है तो इसमें जब आप स्टैंड कर पा रहे होते हैं तो आपकी बोन्स और मसल्स भी जो है वो अलाइन होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप सीधे खड़े हैं तो आपके फुट ही सीधे हों। आपका पूरा जो बॉडी बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्वली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ताकि आप खड़े हुए दिखे कि आप नॉर्मल है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी कैन हेल्प टू इंक्रीज योर बैलेंस। यही बात जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की कही कि ये बैलेंस आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इक्वल होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी में लाइन ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट एंड ग्रेविटी एंड द बॉडी। इसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे तो पहले देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जब फोर्स लग रही है तो उसका सेंटर। कल भी मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश की थी आप लोगों को कि जैसे हम सीधे खड़े हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारी मिड लाइन होगी। अगर साइड पे हैं तो ये देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी साइड से उन्होंने कैसे शो की हुई है। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये साइड से अगर देखें तो आपका बॉडी वेट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी दोनों साइड पे, ताकि आप जब सीधे खड़े हों तो आप जो है आपके खड़े होने का जो है वो बैलेंस नॉर्मल नज़र आए। अब इसमें जो पॉइंट है देखें कि ये हेड पे और शोल्डर पे, हील पे और नी जॉइंट पे ये जो है इक्वल आ रहे हैं, लेकिन हिप जॉइंट पे थोड़ा सा आगे, इसलिए कि हिप का बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, हिप का जो है वेट वो ज़्यादा है, उसके वेट के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये निशान लगाया। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेस ऑफ सपोर्ट, अब जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था तो अगर हम हाथ में कोई चीज़ वज़न उठाते हैं या शोल्डर में बैग डालते हैं तो हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा। जिस बैलेंस में हमने कोई चीज़ वेट उठाया है, जिस तरह आपको ये पिक में नज़र आ रहा है कि उसने दोनों हाथों से वेट उठाया हुआ है, दोनों हाथों से वेट उठाया तो इसका बैलेंस जो है वो नीचे को हो गया, झुक गया है, क्योंकि ये बैलेंस तो रहा ही नहीं है, और उसके वेट की वजह से उसका जो है बैलेंस चेंज हो गया, ठीक है। अब जब बैलेंस चेंज हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो तभी होती है जब इक्वल बैलेंस होता। अब इसको जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को नॉर्मल रखने के लिए, अपने बैलेंस को नॉर्मल रखने के लिए
तो खुद से जो है बेस ऑफ सपोर्ट करना होगी ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी मेंटेन रख सके। इसमें ये है हाउ वाइड यू स्प्रेड योर फीट डिटरमाइन योर बेस ऑफ सपोर्ट। आपने अपने फीट उतने ही आगे कर दे हैं आपने डिटरमाइन करके कि यहाँ तक उसको सपोर्ट मिल सकती है, जैसे उसने पाँव को आगे किया हुआ है। द क्लोजर योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे आपने उस वहां क्लोज करके आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे सपोर्ट मिल सकती है और मैं गिर नहीं सकता, तो वहां पे आपने सपोर्ट लेनी है। The further apart you place your feet, the steadier you will feel। हाँ, ये जहाँ पे आप जो है फील करोगे कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रही है और मैं गिर नहीं रहा हूँ और मेरा बैलेंस नॉर्मल है, वहाँ पे आपने रखना। A good base of support is needed if you are doing heavy lifting or moving heavy object। अब ये इसकी ज़रूरत जो है बेस ऑफ सपोर्ट की तब पड़ेगी जब आप हैवी कोई ऑब्जेक्ट या कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे होंगे। अब इसने तो दोनों हाथों से जो है वेट उठाया, अगर इसने शोल्डर पे बैग डाला होता तो इसका वेट जो है साइड पे इसने झुक जाना था। तो फिर उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए उस बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो चेंज करना पड़नी थी कि उसने कहाँ पे अपना पाँव रखना है, तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रखना पड़ेगा। लाइन ऑफ ग्रेविटी जिस तरह आपको वो जो है लास्ट पिक दिखाई थी जिसपे पॉइंट बने हुए, सेम एज इट इज है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर आप फ्रंट से देखो तो फ्रंट से हमारे जैसे मैंने बताया था कि फोरहेड, नोज और स्टर्नम से लेते हुए अब्डोमन के दरमियान से लेते हुए तो ये हमारा जो है लाइन ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर हम साइड से लें तो साइड से इक्विलिब्रियम करने के लिए आपको एक लाइन दिखाई हुई है। अब ये जो है अगर हम साइड से देखें या फ्रंट से देखें तो हमारा जो है बॉडी वेट नॉर्मल होता है, ठीक है, जब तक कोई जो है डिजीज या कोई एलमेंट नहीं होती। अब वो उसमें जो है चेंजेस तब आती है जब हम अपने वेट को चेंज करते हैं। The line of gravity is imaginary line that cross through your center of gravity dividing the mass of the body into two equal जो है halves। अब two equal halves में इसको जो है इमेजिन करके उन्होंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है, लेकिन इसका सही इमेजिन तब होता है जब हम कोई वेट उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉर्मली तो एक जैसा ही होगा, लेकिन तब पता चलेगा जब कोई वेट लिफ्टिंग होगी। दिस लाइन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट इज अ वर्टिकल लाइन रनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड यूजुअली अराउंड द ईयर। अब ये लाइन आपको नजर आ रही है कि हेड से ईयर से होती हुई जो है वर्टिकली एक लाइन जा रही है डाउन टू द ग्राउंड की तरफ, टू कीप योर बॉडी इन बैलेंस, ताकि आपका ये बैलेंस जो है नॉर्मल रहे। अब इस जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमारी जो है वर्टिब्रास कह सकते हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी होती है, ठीक है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी लाइन ऑफ ग्रेविटी है अगर नॉर्मल है तो। आगे जो है योर पोस्चर मस्ट corresponding with your line of gravity। लाइन ऑफ ग्रेविटी के corresponding तब होगी जब आपका बैलेंस नॉर्मल होगा। ग्रेविटी एंड द बॉडी, अब आपको मैंने बताया कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है और मिड लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है और इसका जो बैलेंस इक्विलिब्रियम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट जो है वो इक्वल होगा। तो फिर उसकी बेस क्या है, बेस ऑफ ग्रेविटी के आपने बेस ऑफ सपोर्ट कैसे देनी है। ग्रेविटी एंड द बॉडी क्या है, ग्रेविटी अफेक्ट मैनी पार्ट ऑफ योर बॉडी एज टू योर एज या अकॉर्डिंग टू द एज। इट कंप्रेसेस द स्पाइन, contribute to poor blood supply या blood circulation and can decrease your flexibility। अब according to disease या according to age जो है ये जो है ग्रेविटी अफेक्ट करती है बॉडी पार्ट पे। और बॉडी पार्ट पे कैसे अफेक्ट करती है, जैसे मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है
वो आपके बैलेंस को इक्वल रखने के लिए आपकी स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एज के अकॉर्डिंगली जो है वो कंप्रेस हो सकती है, या किसी डिजीज की वजह से या किसी इंजरी की वजह से चेंज हो सकती है, या बॉडी वेट जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपने वेट लिफ्टिंग की हुई है, कंट्रीब्यूट टू पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से एंड डिक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी में अकॉर्डिंग टू एज या अकॉर्डिंग टू डिजीज आ जाए तो उसकी वजह से भी इस पे अफेक्ट होगा। द ग्रेविटेशनल पुल also affect your organs, causing them to shift downward away from their proper position. Gravity is often balanced for the way excess weight accumulate around the जो है मिड सेक्शन। अगर हम मिड सेक्शन से या जो लाइन ऑफ ग्रेविटी से वेट लिफ्टिंग जो करेंगे अवे जो है आउटसाइड पे या जो है फ्रंट साइड पे, तो वो हमारा जो है इक्विलिब्रियम जो है वो बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। बेटा समझ आ रही है आपको? ये मुश्किल नहीं है, ये आई थिंक कि आप लोगों ने इसको लाइन ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी जो है आपके सेकेंड ईयर में भी है। मुझे मैसेज करके बताओ कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि इसके इफेक्ट्स जो है वो एज के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी अलाइनमेंट एंड जो है एक्टिविटी, अब इस पे अफेक्ट जो पड़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, या जो है वैल्यू एटीट्यूड, या जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से ये अफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन है, पर्सनल वैल्यू एंड एटीट्यूड्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एंड प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ओके। रोशना का मैसेज आ गया, हीरा का मैसेज आ गया, और लुबैना का मैसेज आ गया, मुकद्दस का आ गया, रोनिका, आप लोगों को समझ आ रही है, इट्स ओके। अब ये कौन से फैक्टर हैं, इनकी डिटेल में हम जाते हैं कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न गुड रिफ्लेक्सेस एंड रेंज ऑफ मोशन। जैसे ही न्यू बॉर्न आता है तो सबसे पहले हम उसकी रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, ठीक है, एंड रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। जैसे ही बच्चा फर्स्ट क्राई करता है तो हम देखते हैं कि उसकी रिफ्लेक्सेस जो है टोटल बॉडी के वो जो है वो एक्टिव है कि नहीं। अब उस पे एक्टिव में से भी उसके 1 2 3 जो है ग्रेडिंग की होती है। अब उन ग्रेडिंग के हिसाब से पता चलता है कि इसके रेंज ऑफ मोशन या इसके रिफ्लेक्सेस कितने नॉर्मल है। अब रेंज ऑफ मोशन में वो बच्चा जो है वो आते ही दुनिया में हाथ पाँव मारता है, और न्यू बॉर्न को आप देखते हैं कि वो हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, अपने सारे जो जॉइंट जो है उसकी मूवमेंट करता है, तो हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल है। फिर फर्स्ट ईयर में क्या करता है, पहले साल में मोटर डेवलपमेंट एंड स्किल, उसकी मोटर डेवलपमेंट होती है और उसकी स्किल्स वो लर्न करता है। स्किल तभी उसको आएंगी, लर्न करेगा जब उसके जो है डेवलपमेंट हो रही होगी। अब अकॉर्डिंग टू एज डेवलपमेंट बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू एज जब बच्चा न्यू बॉर्न होता तो उसके रिफ्लेक्सेस और रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल होने चाहिए। अब नॉर्मल के बाद 1 साल का जब बच्चा होता तो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका मोटर सिस्टम जो है, उसका ब्रेन जो है वो नॉर्मली काम कर रहा होता है और मोर एक्टिव होता है एज के साथ साथ। और वो स्किल्स क्या सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है, पुलिंग करना सीखता है, वॉकिंग, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जो है वॉकिंग एंड अनस्टेडी गेट। अब जो है वो वॉक जब करता है तो उसका वो जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी वॉकिंग, वो एक वॉक करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जो है जब वॉक करने की कोशिश करता है तो वो अनस्टेडी गेट होता है। 1 साल का बच्चा है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ठीक है, जब वो ट्राई करता है, लेकिन वो इस चीज़ को, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है और एज के अकॉर्डिंगली वो क्रॉलिंग तो बहुत अच्छी करेगा। लेकिन 1 साल का बच्चा जब चलने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, तो वो बिल्डिंग ब्लॉकिंग की तरफ जाता है कि वो चलता है गिरता है, चलता गिरता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, अनस्टेडी गेट होता है उसका। फिर जब 1 से 5 ईयर्स की एज में जाता है तो वो जो है ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, जो उसकी मोटर स्किल 1 ईयर में थी वो उससे ज़्यादा जो है
फाइन और एक्टिव हो जाएगी। राइडिंग अ ट्राईसाइकिल, जंपिंग, रनिंग, डांसिंग, यूजिंग कैरियॉन्स टू ड्रा एंड ब्रशिंग द टीथ। तो इस तरह के बच्चे जो है वो जो है राइडिंग ट्राईसाइकिल बड़े शौक से चलाते हैं, इसलिए कि उनकी मोटर स्किल जो है वो डेवलपमेंट हो रही है उसकी, और उसके गेट जो है वो जो है उस उनकी स्किल जो है वो भी नॉर्मल होती जा रही है। फर्स्ट ईयर में तो वो अनस्टेडी गेट था, अब इसका जो 1 से 5 ईयर्स में उसका गेट नॉर्मल हो गया कि वो चलने का बैलेंस उसका और भागने का बैलेंस जो है वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि उसकी फाइन मोटर स्किल आ गई। तो वो ट्राईसाइकिल भी चला रहा है, जंपिंग भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, डांसिंग भी कर रहा है और कैरी ऑन ड्रॉ कर रहा है। वो कैरी ऑन से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है, ड्रॉ करता है, ठीक है। एंड ब्रशिंग दी टीथ, और इस तरह के बच्चे बड़े शौक से ब्रश करते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे न्यू ब्रश ला के दें, और शेंक के नीचे वो जो है कोई पीढ़ी वगैरह रख के ऊपर चढ़ के शेंक के ब्रश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है और ये चीज़ें वो अपने बड़ों से सीख रहे हैं, उनको इस चीज़ की समझ आ रही है कि ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। Immobility can impair the social and motor development of young children. अच्छा, कुछ लोग जो है वो 1 ईयर के बच्चों को घर में जो है बंद करके रखते हैं, बिस्तर से उतरने नहीं देते, और उसको जो है जितना मोबाइल होना चाहिए बच्चे को उतना नहीं होने दे रहे, तो वो उसके बॉडी फंक्शंस को इम्पेयर करता है। इस तरह के बच्चे जो है उन बच्चों से जो है स्किल्स इनकी जो है नॉर्मल उतनी नहीं होती जितनी बच्चों की एक्टिव स्किल्स होनी चाहिए। वो जो है चलने में भी देर लगाते हैं, देर से चलते हैं, देर से ट्राईसाइकिल चलाते हैं और देर से जो है वो कैरी ऑन्स और ये चीज़ें ड्रा करते हैं, क्योंकि उनके जो है मोटर स्किल्स जो एक्टिव होना था उसको जो है दबा के रखा हुआ है, उसको बाहर नहीं जाने दिया दे रहा। ये चीज़ें स्किल्स सीखी जाती है, इस एज के बच्चे अपनी एज के बच्चों से सीखते हैं। इस तरह के बच्चे जो हैं वो ट्रायल एंड एरर करते हैं, तब से लर्न करते हैं। जब इनको मना किया जाए तो ये बच्चे फिर देर से जो है जो इस तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनकी देर से होती है, और बाकी बच्चों से जो है ये देर से सारे काम करते हैं। 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, 6 से 12 ईयर्स के बच्चे जो है मोटर स्किल जो है कंटिन्यू इनकी मोटर स्किल होती है, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सरसाइजेस। अब इस तरह के बच्चे जो है वो इनकी कंटिन्यूसली जो है मोटर स्किल जो है हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और ये फिजिकल एजुकेशन और एक्सरसाइजेस जो है वो शौक से करते हैं। स्पोर्ट्स भी जो है क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, भागना दौड़ना, अपने एज के बच्चों के साथ एक्टिविटी करना, स्कूल एज होती है ना इनकी, तो ये जो है इनकी एज भी ऐसी है कि इस एज में ये बच्चे थकते भी नहीं। जबकि 1 से 5 जो है ईयर के बच्चे जो हैं वो अगर एक्टिविटी अपनी एज से ज़्यादा कर लेंगे तो वो थक जाएंगे, तो रात के टाइम उनकी जो है लेग्स पे क्रैम्प पड़ते हैं, फिर वो रोते हैं कि उनको पेन हो रही है। लेकिन 6 से 12 ईयर्स के बच्चे जो है इनकी मोटर स्किल जो है वो जो ज़्यादा डिवेल्प हो चुकी होती है और कंटिन्यूसली डिवेल्पिंग हो रही होती है, ये मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं दैन दी 1 to 5 ईयर्स। इसलिए इनको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेस करते हैं और ये उतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, थकते नहीं हैं। एडोलेसेंस जो है वो ग्रोथ स्पर्ट्स में आती है। अब हैवी जो है बुक बैग लिफ्टिंग द शोल्डर एंड एक्सटेंडेड कंप्यूटर कैन पोस्चर चेंजेस। अब जब जो है एडोलेसेंस 9th-10th के बच्चे जो हैं वो एक तो इनमें ग्रोथ स्पर्ट आती है। ग्रोथ स्पर्ट मीन कि इनकी जो है जब ग्रोथ स्पर्ट इस एज में आती है ना एडोलेसेंस पे, ये जो है 14 to 19 की एज होती है। 15 to 19 की एज के जो बच्चे जब इनमें ग्रोथ स्पर्ट आती है, तो ग्रोथ स्पर्ट पे क्या क्या चीज़ें बड़ी होती हैं। एक तो उनका जो है चेस्ट जो है वाइड हो जाती है। दूसरा जो है इनके जो कह लें कि जितने जो है सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, ग्रोथ स्पर्ट उन पे भी इफेक्ट करती है, फीमेल और मेल के, और उनके हेयर आने शुरू हो जाते हैं जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, और एक्सिलरी हेयर या एक्स्ट्रा हेयर जो है वो ग्रोथ स्पर्ट में आते हैं। दूसरा जो है फीमेल्स के जो है फीमेल पार्ट जो है सेंसिटिव पार्ट
जैसे ब्रेस्ट हो गया तो लिबिया मैजोरा, लिबिया मारोना, प्यूबस, ये चीज़ें ग्रोथ करना शुरू हो जाती हैं। और मेल के जो है वो मेल पार्ट्स जो है वो वाइड और बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको ग्रोथ स्पर्ट्स जो है स्पर्ट कहते हैं। ये जो है ये 14 एज से लेके 19 एज तक जो है अ, इसकी सर्च आती रहती है। इसकी सर्च, जैसे ही इसकी सर्च आती है तो थोड़े से बॉडी ऑर्गन्स जो है वो ग्रोथ आ जाती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो है वो सारे। और दूसरी चीज ये है कि इस एज में इनका बैग बहुत हैवी होता है। बैग हैवी लिफ्टिंग की वजह से जो है वो एक्सटेंड कंप्यूटर भी इनको जो इसकी पोस्टर जो है चेंजेस कर देता है। जिधर बैग उठाया हुआ है उधर को वो इस तरह से झुक जाते हैं, ठीक है। बट ये जो है एडोलेसेंस एज जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एज होती है। एडल्ट बिटवीन 20 टू 40 ईयर्स, 20 टू 40 ईयर्स जो है वो ये देखिए एडोलेसेंस की एज जो है वो 14 से लेके 19 तक है। और उसके बाद जो है एडल्ट में आ जाते हैं 20 से 40 एज तक। अच्छा, इसमें जो है सम फिजिकल चेंजेस अफेक्टिंग द मोबिलिटी लाइक प्रेगनेंसी एंड अल्टर द ग्रेविटी। इसमें कुछ चीजें जो है फिजिकली और नेचुरली आती हैं, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी है प्रेगनेंसी की। अब जब इन एजिस में ये फर्टाइल एज है, फर्टाइल एज भी जो है वो 19 से लेके 40 ईयर्स तक है फर्टाइल एज। अब इस एज में जो है अगर प्रेगनेंसी हो तो बॉडी बैलेंस और मिड लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर मेल में हमने के बैग की उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि अगर उन्होंने वेट लिफ्टिंग या कंप्यूटर का बैग या कोई हैवी बैग बुक्स वाला जैसे 9-10 में होता तो भी उसकी पोस्टर चेंज हो सकती है। फैक्टर इफेक्टिंग दी मोबिलिटी, वो तो अफेक्टिव थे ना, फैक्टर अफेक्ट अकॉर्डिंग टू एज जो है अफेक्ट्स कर रहे हैं और ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। अब कुछ फैक्टर इफेक्टिंग मोबिलिटी कुछ इफेक्ट करते हैं। अब इफेक्ट कैसे करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम जो है जो है नर्वस डिसऑर्डर्स, नर्व्स डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल पार्किंसोनिज्म हो जाए या जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड ब्रेन ट्यूमर। अब पार्किंसोनिज्म पूछोगे कि पार्किंसोनिज्म जो है ये भी एक जो है ब्रेन की या नर्व्स की डिसऑर्डर है। अब इस पार्किंसोनिज्म में जो है नर्व्स जो है वो डैमेज या आउट ऑफ जो है कंट्रोल हो जाती हैं। अब जो है हमारी नर्व्स जो है वो सारी एक मैसेजेस देती हैं जिनको हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। इसमें जब डिसऑर्डर्स आती है तो एस नर्व्स जिसमें हम अपना बॉडी मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करते हैं वो अनकंट्रोल हो जाती है, वो डिसऑर्डर में हो जाती है। और कोई आपने किसी का देखा होगा कि हाथ जो है इस तरह हिलता रहता है, इसको पार्किंसोनिज्म कहते हैं, ठीक है। और या किसी का फेस आपने देखा होगा इस तरह हिलता रहता है, दैट इज दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है नर्व्स कुछ, जिसकी वजह से जो है हम अपना जो ये हमारे बस में है, कंट्रोल में है कि हम अपनी ये जो है अपने फेस या अपने हैंड्स को कंट्रोल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो जो है अनकंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह होते रहते हैं। कईयों का फेस देखा होगा, ये ओल्ड एज में ये डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं और उनके फेस इस तरह होते रहते हैं, ठीक है। अब मैं कल भी मैडम से डिस्कस कर रही थी और मैडम से मैं कह रही थी हमारी स्किल लैब तो इस वक्त हम यूज नहीं कर पाते, लेकिन मैडम मेरे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स स्टूडेंट्स को नजर आ रहा उससे मैं स्टूडेंट्स को जो है प्रोसीजर करके दिखाने की और सिखाने की कोशिश कर रही होती हूँ। और मैं उनको करके दिखा रही थी, वो भी हंस रही थी, ठीक है। अब आपको पार्किंसोनिज्म की समझ तो आ गई है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, ठीक है। और एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है मल्टीपल जो है जगह पे और मल्टीपल ब्लड वेसल्स पे होने को स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर मीन एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल्स।
अब ये चीज़ें जो है इफेक्टिंग दी मोबिलिटी, अगर ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली मोबिलिटी पे इफेक्ट करेंगी। आगे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल स्ट्रेन और फ्रैक्चर, जॉइंट डिसऑर्डर्स एंड एम्पुटेशन, जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसमें तो आप लोगों को जो है कोई चीज़ बताने या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्ट्रेन एंड स्प्रेन जो है, ये स्ट्रेस ऑफ दी जो है मसल्स एंड स्ट्रेस ऑफ दी जो है टेंडेंस, ये एंड जो है हाँ स्ट्रेस इनकी हो जानी या इन पे जो है प्रेस हो जाना। जैसे मैंने आप लोगों को स्किन मैनेजमेंट में बड़े अच्छे से स्ट्रेन एंड स्प्रेन जो है उसको डिफ्रेंशिएट करके बताया था। इसी तरह तो जो है जॉइंट डिसऑर्डर्स अगर हो जाए, कोई भी जॉइंट के डिसऑर्डर्स हो जाए, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉइंट की मूवमेंट अगर नॉर्मल नहीं होती या उनमें कोई जो है स्ट्रेन पेन जॉइंट वाली साइड पे भी आ सकता है तो इनकी मूवमेंट नहीं हो सकेगी। एम्पुटेशन, कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो कट करने का नाम एम्पुटेशन है। एम्पुटेशन जो है वो स्पेशली जो या तो रोड साइड एक्सीडेंट में कोई इस टाइप की इंजरी हो गई है जिसपे हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकती, तो उस बॉडी पार्ट को एम्पुटेशन करना ज़रूरी होती है। अगर जो है मोस्टली ये जो है जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट में आपने देखा होगा कि फुट की एम्पुटेशन की कर दी जाती है, टोस की कर दी जाती है, समटाइम लेग्स की कर दी जाती है, तो उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही होती। ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं जा रही तो वो बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो जब डैमेज हो जाता है, डैमेज कैसे होता है, जब वहाँ जो है ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो अस्कीमिया हो जाएगा। अस्कीमिया के बाद नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस जो है वो नेक्रोसिस जब हो जाता है, इस्कीमिया, इन्फाक्शन एंड नेक्रोसिस, ये चीज़ें जब हो जाती हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता तो उस जो है बॉडी पार्ट को काटना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट में जैसे हिप जॉइंट हो गया उसकी रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। और दूसरा जो है आजकल पेटल्ला का बहुत सारा जो है प्रॉब्लम है लोगों को, इसकी भी रिप्लेसमेंट हो जाती है। जब इनकी रिप्लेसमेंट होती है तो वो नेचुरली जिस तरह हम मूव करते हैं तो वो नेचुरली मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वो अपने आप को नॉर्मली या जो है फिजिकली कह ले कि बॉडी बैलेंस या बॉडी वेट या फिजिकली अच्छा दिखने के लिए ये कर लेते हैं, लेकिन जो रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट है उससे हम नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे होते। इसी तरह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मैंने बड़ा ही अच्छा आप लोगों को बताया है। अब ये दोनों सिस्टम जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ये पैरेलल चल रहे होते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी इंस्पायरेशन नॉर्मल नहीं होती तो हमारी कार्डियक आउटपुट जो है उसमें ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसी तरह अगर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं होती तो हमारे जो है ऑक्सीजन भी नॉर्मल, ऑक्सीजन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी नॉर्मल नहीं होगा। ज़ाहिर है कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं होगी तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होगी और लंग्स में भी नॉर्मल ब्लड नहीं जाएगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। ये मैंने आपको जो है थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन डिटेल से मैंने आपको रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाया हुआ है 2-3 दिन लगा के, ठीक है। इसी तरह से यूरिनरी सिस्टम जो है वो भी अगर नॉर्मल नहीं होता तो वो भी इफेक्ट करता है हमारी मोबिलिटी पे। साइको न्यूरो जो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ये भी अगर साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम नॉर्मल नहीं है तो भी हमें तो ये पता ही नहीं होगा कि हमें चलना है या नहीं चलना, हमें कोई काम बॉडी जो है फंक्शनिंग करवानी है या नहीं करानी, कोई नॉर्मल काम करना है या नहीं कराना अगर साइकोलॉजिकली हम नॉर्मल नहीं हैं। इसी तरह से कोग्निटिव प्रॉब्लम सच एज
hip dysplasia and spina bifida and cerebral palsy, मस्कुलर डिस्ट्रोशिया। अब ये जो चीज़ें हैं कोग्नेटिवली जो है हिप डिस्प्लेसिया जो है हिप की जो कोग्नेटिवली जो है ये जैसे स्पाइन से ब्रेन से स्पाइन और स्पाइन से जो है पूरे सिस्टम में जो है एक नर्व्स आती हैं और वो ये चीज़ें फंक्शन जो है उनको नॉर्मल करती हैं। इसी तरह से डिस्प्लेसिया जो है हिप जो हमारे जॉइंट है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही होती। नर्व्स जो है हिप की तरफ आ रही हैं स्पाइन से ब्रेन से स्पाइन में और स्पाइन से जो है हिप की तरफ, तो वो जो है काम नहीं कर रही होती, तो उसको कहते हैं हिप डिस्प्लेसिया। और इसी तरह स्पाइना बाइफिडा जो है ये एक कंजेनिटल डिजीज है। स्पाइना बाइफिडा जो है कंजेनिटली ये डिजीज है, इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है इसकी बहुत सारी जो है वजूहात हैं जिनकी वजह से न्यूरल ये जो है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, एक्लेम्शिया हो जाना, प्री एक्लेम्शिया हो जाना, डायबिटीज मेलाइटस हो जाना एक्स्ट्रा, ये जब होती हैं तो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। अब कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। अब उनमें एक स्पाइना बाइफिडा और सेरिब्रल पॉल्सी जो है उन्होंने लिखा हुआ है या मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। अब इसमें स्पाइन से जो है इसके लोअर साइड पे जो है वर्टिब्रास में एक एब्सिस टाइप बन जाता है और जो है ये एब्सिस जो है ये एब्सिस टाइप होता है। जब आप लोगों ने कभी सुना होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके स्पाइन पे एक्स्ट्रा ग्रोथ थी, टेल लाइक होता है, ठीक है। अब वो टेल लाइक जो होता है इसमें जो स्पाइन का फ्लूइड होता है उसमें से डैमेज होता है और वो एब्सिस लाइक होके वो बाहर को निकलता रहता है, जिसकी वजह से इस तरह के जो यही सेरिब्रल पॉल्सी है कि ये सेरिब्रम से जो हमारी नर्व्स आ रही हैं वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करती, ये पैरालिसिस कह लें। कुछ आपने बच्चे देखे हैं कि वो उनकी लेग्स काम नहीं करती, वो होल लाइफ कंजेनिटली जो है वो मेंटली डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना बाइफिडा वाले जो बच्चे हैं वो उनकी बोथ लेग्स पैरालिसिस होती हैं, ठीक है, और ये नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहे होते, बट इनकी ब्रेन सम टाइम नॉर्मल होती है। सेरिब्रल पॉल्सी में इनकी जो है ब्रेन भी नॉर्मल नहीं होती, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। जिस तरह आपने देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह लोग हैं, इसी टाइप के, ठीक है। इसी तरह मस्कुलर जो है डिस्ट्रोफीज, मस्कुलर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स जो है वो हो जाते हैं और उस साइड का जो है बॉडी इमेज जो है वो नॉर्मल नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो है वो ये फैक्टर्स है दैट कैन इफेक्ट द मोबिलिटी। बेटा समझ आ रही है आप लोगों को? जी। इसी तरह जो है न्यूट्रिशन बोथ अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन कैन इन्फ्लुएंस बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी। अगर हम ओवर जो है न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि अफ्तारी के बाद जब हम एकदम से 3-4 ग्लास पानी के पी लेते हैं, हम पकौड़े भी खा लेते हैं, हम फ्रूट भी खा लेते हैं, हम जूस भी पी लेते हैं, तो हम ओवर डाइट ले लेते हैं ना, ओवर न्यूट्रिशन। अब जब ओवर न्यूट्रिशन लेते हैं तो हाल क्या होता है, हमारे से खड़ा नहीं हुआ होता, हमारा बॉडी जो है अलाइनमेंट वही नॉर्मल नहीं हो रही, इतनी इरिटेबिलिटी हो रही होती है, ठीक है। ये तो ओवर वेट हो जाता है ना। इसी तरह से अगर कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन जो है ओवर ली जाए तो ओवर वेट और बॉडी अलाइनमेंट नॉर्मल नहीं होती। इसी तरह से अगर अंडर जो है न्यूट्रिशन है तो अंडर न्यूट्रिशन में जो है बॉडी अलाइनमेंट जो है नॉर्मल इसलिए नहीं होगी कि हमारे मसल्स नॉर्मली नहीं बनेंगे, जितनी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो उतना हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो हम अंडर वेट हो जाते हैं। जब अंडर वेट हो जाते हैं तो हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा, इसलिए
जो है हमारी बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, इमोबिलिटी, इनका ये सारे जो है इसके इफेक्ट्स न्यूट्रिशन के साथ भी लिंक कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशन को बैलेंस डाइट इसीलिए तो कहा गया है कि बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, ओवर और अंडर लेते हैं तो इसके इफेक्ट्स तो पड़ेंगे। अच्छा, पर्सनल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। पर्सनल वैल्यूज में नॉट टेक रेगुलर एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस एंड इंक्रीज इन टीवी, कंप्यूटर, डांसिंग, म्यूजिकल डांसिंग एंड वीडियो एक्टिविटीज, दीज बिहेवियर अफेक्ट्स दी मोबिलिटी। अब ये इन्होंने थोड़ी सी एग्जाम्पल ही दी है। ये बेटा सारी जो चीज़ें मोस्टली मैंने आप लोगों की जो है बुक के अंदर से उठाई हुई है, जो बुक आपको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, हुजियर की बुक। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए, लेकिन इसके अलावा पर्सनल वैल्यूज और एटीट्यूड में अगर हम खा पी के, जैसे आप लोग आजकल कर लेते हो कि खाया पिया और भाग के बेड पे चढ़ गए या सोफे पे चढ़ गए और सारा दिन जो है सोए रहे और सारी रात मोबाइल पे लगे रहे, ऐसा ही है ना। अब सारी रात जब मोबाइल पे लगे रहेंगे तो क्या आपकी जो है नॉर्मल जो है, एक तो आपने नींद पूरी नहीं की और दूसरा जो है एक ही बैलेंस पे बैठे रहे। तीसरी बात जो है आपकी आई साइट और आपका ब्रेन जो है वो ओवर एक्ट कर रहा है। जब ये सारी चीजें ओवर एक्ट कंटिन्यूसली कर रही हैं, अभी तो बच्चों आपको ये चीजें नहीं ना समझ आ रही, तो ये एज के साथ साथ ये एक मशीनरी है ना, तो एक मशीनरी को यूज करने के लिए उसकी एक लिमिट है कि उसको 1 साल या 5 साल के लिए यूज करना है। अब उस मशीनरी को यूज करने के लिए अगर डे एंड नाइट उस मशीनरी को यूज किया जाए, अगर 5 इयर्स में यूज करनी है तो वो 3-4 इयर्स में ही खराब हो जाएगी। इंसान जो है, इंसानी ब्रेन या इंसानी जिस्म भी जो है, इंसानी ऑर्गन, ये भी एक मशीनरी है। अब आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं हमने अपनी जिंदगी से ज्यादा जो है वो मेहनत कर ली, अब हमारी बस हो गई है। तो वो एक मशीनरी होती है ना, जिसको जो है अगर आप इतना यूज करोगे, इतना यूज करोगे जितना आप लोगों ने जो है 40 साल 50 साल यूज करना है, तो इसको आप ओवर यूज करके तो आप 15 20 30 35 साल में जाके आप लोगों की बस हो जाएगी। आप लोगों की आई साइट का भी जो है वो रिस्क फैक्टर होंगे कि जल्दी खराब हो जाएगी। आप लोगों की जो कोग्निटिव पैटर्न, उस पर भी इफेक्ट पड़ेंगे इन चीज़ों के। तो ये चीज़ें पर्सनल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स हैं जिनसे हम खुद अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। मेरी इस बात का आप लोगों को कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी आपकी एज के हैं, उनको भी मैं कहती रहती हूँ, वो भी सारा दिन यही काम करते हैं। वो कहते हैं हम फारिग बैठ के क्या करें, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बाद में मिलते हैं। ठीक हो गया। अब इन चीज़ों को, हैबिट को चेंज करने की कोशिश करें आप लोग। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिसिन रिकमेंडेड 3 लीटर्स or 12 cup of water for men, 2.2 liter 9 cups for women। अब जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर टेम्परेचर हाई है, जैसे हम गर्मियों के मौसम में, यहाँ तो एक किताबी बात बता दी है ना कि 12 कप या जो है 3 लीटर जो है डेली जो है वाटर लेना है। तो हम लोग जो रिकमेंड करते हैं उसमें भी ये है कि मिनिमम, अब 3 लीटर जो है इन्होंने 24 आवर्स का बताया हुआ है। अब 3 लीटर जब हमारे पास पेशेंट आता है ना डिहाइड्रेशन के साथ, तो हम जिसको डायरिया, वॉमिटिंग, सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, हमारे पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसको क्या रिकमेंड करते हैं, 3 लीटर जो है फ्लूइड इन 24 आवर्स मस्ट बी जो है कंटिन्यूसली गिवन। ठीक है। अब जो है 3 लीटर फ्लूइड जो है मस्ट 24 आवर्स में ऐसे पेशेंट को देना है। इट मीन्स के डेफिनेटली 24 आवर्स में 3 लीटर जो है फ्लूइड हमें मिलना चाहिए।
अब 12 कप जो है 12 कप का साइज भी तो टू जो है बड़ा होगा ना। वैसे तो 12 कप जो है जो है 3 लीटर्स के नहीं हो सकते, ये कप के साइजेस होते हैं, ठीक है। अब जो है फीमेल के लिए उन्होंने 9 कप और 2.2 लीटर बताया हुआ है। तो हम जो है डेली रिकमेंड करते हैं अपने जो है पेशेंट को या जो है अपने मिलने वालों को या अपनी कम्युनिटी को कि डेली उन्होंने जो है 1.5 लीटर जो है बोतल डेली की पीनी है, ठीक है, सुबह से शाम तक। इट मीन्स के 12 घंटे में अगर वो 1.5 लीटर जो है वो पीते हैं तो इट मीन्स के जो है 24 आवर्स में 3 बन जाती है। अब रात को तो उठ के नहीं ना पीना होता, अब रात को उठ के नहीं पीना होता, बट इन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर हाई का लिखा है। अगर टेम्परेचर जो है जैसे बहुत सख्त गर्मी है और टेम्परेचर जो है 40-45 के करीब है, तो उसमें जो है हमारा इंटरनल फ्लूइड बर्न हो जाएगा, कुछ स्वेटिंग होके कुछ हीट की वजह से। तो हमें इतना फ्लूइड मस्ट लेना होगा, अदरवाइज हम नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारे होते, तो चलने के काबिल ही नहीं होते। जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, रोजा ही रखे तो शाम तक जब गर्मी होती है तो बस हुई होती है, चला नहीं जाता। ठीक हो गया, काफी हो गया ना ये। लैक ऑफ मनी प्रोहिबिट क्लाइंट जो है ज्वाइनिंग एक्सरसाइज क्लब और परचेजिंग नीडेड इक्विपमेंट, आउटडोर एक्टिविटीज, अनसेफ इन्वायरमेंट अफेक्ट द मोबिलिटी। अब उन्होंने कहा कि पुअर पीपल जो है वो इस चीज़ों को जैसे आउटडोर गेम्स या आउटडोर एक्टिविटी या वो क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें परचेज नहीं कर सकते, तो मोबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। अब ये चीज़ें जो है एक बुक में तो लिखी हुई हैं, बट मेरे नज़दीक या मेरे एक्सपीरियंसिस में जो बात आ रही है वो ज़रूरी नहीं है कि हमने क्लब में ही जाना तो एक्सरसाइज को ज्वाइन करना। हमने कुछ चीज़ें परचेज करनी है जैसे बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल। अब बाईसाइकिल ट्राईसाइकिल वो मैं उसकी बात नहीं कर रही, कोई जो रोड पे चलती है उसकी बात कर रही हूँ, जो एक्सरसाइज की है जिसको खड़े खड़े हम मॉनिटर कर लेते हैं कि कितने मीटर तक चला, एग्जाम्पल दे रही हूँ ना। या कोई जो है एक्सरसाइजेज की, जंपिंग की या रनिंग की मशीन्स होती हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि ये चीजें हमारे पास पैसे नहीं है तो हम परचेज ही नहीं कर सके। 50,000 से कम ये आती नहीं है ये वाली चीजें। अब मिनिमम 50,000 है, ये लैख की जो अच्छी लेनी हो तो वो मोर देन लैख की भी आ सकती है। अब जो है इसके लिए हम अब खुद से भी तो कर सकते हैं, बाहर जाके चक्कर लगा लो, घर में चक्कर लगा लो, घर छोटा तो छत पे चढ़ के चक्कर लगा लो, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटी करो। मैं तो अपने जो है पेशेंट्स को या अपनी कम्युनिटी में ये बता रही होती हूँ कि अगर आपका घर छोटा है तो छत पे जाके आप चक्कर लगा लो। आप छत अगर छोटी है तो आप मेजर करो ना कि छत कितने मीटर की है आपकी, उतने मीटर में आप दो जो है 50 चक्कर लगा लो, 100 चक्कर लगा लो, 80 चक्कर लगा लो। मैंने अपने जो है कारपोर्च से लेके अपने जो है टीवी लॉन तक मेजर किया हुआ है कि वो कितने जो है मीटर बनता है। उसमें मैंने खुद चक्कर लगाती होती हूँ जब मुझे एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जब मैं लॉकडाउन हो जाती हूँ घर में तो मैं वहां उसकी फिर डबलिंग ट्रिपलिंग करके उतने चक्कर लगा के तो मैं 1-2 किलोमीटर तक जो है अपनी रनिंग घर के अंदर कर लेती हूँ। और यही चीजें मैं दूसरों को रिकमेंड करती हूँ। अब मेरे बच्चे घर में, मेरा बेटा कह रहा था जी मैंने जो है मुझे जो है कुछ एक्सरसाइज की चीजें लेके दे। मैंने उसे कहा कि पुशअप करो, आप घर क्यों नहीं करते हो, जंपिंग करो, चलो रोप मैंने निकाल के दिया घर से, रोपिंग करो आप लोग। ये सारी चीजें आप लोग करवा सकते हैं अपनी कम्युनिटी से, अपने घर वालों से। और खुद भी आप बिस्तर पे चढ़ चढ़ के ना बैठो, सोफे ना तोड़ो घर वाले, ये एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। एडोलिसेंट्स स्पेंड मैनी आवर्स watching TV, playing video, sitting at computer, engaging physical activity। ठीक है, ये अपने आप को जो है इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रखते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर देखना, उन्होंने वीडियो देखनी है। ये चीजें बेटा आप करें, आपकी एज है खेलने की, हंसने की, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फिटनेस के लिए कोई जो गर्ल्स हैं स्पेशली वो
जो रोपिंग करे, ठीक है। जब मैं आपके जितनी थी तो मैं एक सांस में 100 टाइम रोपिंग करती थी। और मैं अब मेरी एज पे मेरे बच्चे आप जितने हो गए हैं, तो कभी रेस लगाए तो मैं आप जितनी रेस लगा सकती हूँ, मैं श्योरली कह सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से बॉयज जो है वो पुशअप कर सकते हैं, वो अपने घर में इस तरह से कुछ करें। आगे है प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशंस। ब्रेक आ गई, 9:59 हो गया, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। अब ये जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशंस, ये करके फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड सम हेल्थ प्रॉब्लम टू प्रमोट हीलिंग, जैसे कैसेट्स, ब्रेसिस, स्प्लिट्स एंड ट्रैक्शंस आर टू इमोबिलाइज्ड बॉडी पार्ट। कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशंस होती हैं, जैसे जो है ब्रेसिस कुछ लोगों ने लगाया होता है तो वो मोबिलिटी नॉर्मल नहीं कर सकते, जैसे स्प्लिट्स के ही लोगों ने लगाया होता है, कोई फ्रैक्चर, कोई बॉडी पार्ट्स नॉर्मल नहीं है, उसके लिए भी कोई स्प्रेन स्ट्रेन आ जाए तो भी ये चीज़ें लगानी पड़ती हैं। क्रैचेस जो है, कैसेट्स मीन जो है, क्रैचेस का पता ना, इस टाइप की कोई जो है जिसको हम सपोर्ट देके चल सकें, जिसको सपोर्ट देके खड़े हो सके, तो जिसको आप क्रैचेस भी बोल सकते हैं, विसाखियाँ, लाइक ये बहुत टाइप्स की होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट जो है बॉडी बैलेंस या बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली रिकमेंड की जाती हैं कि कितना बैलेंस जो है नॉर्मल है या फ्रैक्चर है, तो कितना बॉडी वेट को उसके ऊपर डालने की ज़रूरत है, वो मैंने आप लोगों को मेरा ख्याल इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं उसमें में स्किन मैनेजमेंट वाले में। इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये हमारे ट्रैक्शंस मीन के अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वो ट्रैक्शन लगाते हैं उस जॉइंट पे या उस पार्ट पे जो है ना, स्प्लिट लगा के, तो उसको ट्रैक्शन लगा के एक पुली होती है, उसके आगे वेट जो है लिफ्टिंग की होती है ताकि वो बॉडी पार्ट जो है, स्पाइन है या लेग है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। उसको नॉर्मल रखने के लिए उसकी भी टाइमिंग होती है कि कुछ डेज है, कुछ वीक्स है या कुछ मंथ है, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर जो है प्रॉब्लम। अब जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन, जब इस तरह की लिमिटेशन या रिकमेंडेशंस होंगी तो ये चीज़ें भी एक्स्ट्राज में आती हैं कि ये हमारे जो है इमोबिलिटी में इफ़ेक्ट करेंगी, तो हम नॉर्मल इमोबाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये हम ब्रेक से आके करते हैं। 10 जो है 2 हो गए, 10:20 पे आप आ जाएं, ठीक है। 10:20 तक आप ब्रेक कर लें, मैं रिटर्न मैसेज भी आप लोगों को कर देती हूँ, और 10:20 पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके।
जी बच्चों, लेक्चर दोबारा स्टार्ट हो गया है। अभी हम पढ़ने वाले थे अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ द बोन ऑफ स्केलेटन। अब स्केलेटल सिस्टम क्या है, आपको बोन्स नजर आएंगी, ठीक है, बट उन बोन्स के साथ जो है मसल्स, कार्टिलेज, tendons, ligaments, joints, and other connective tissues that support and bind tissue and organs together. अब स्केलेटल सिस्टम में बाहर तो आपको नजर आता है कि ये बोन है जो आप लोगों ने अपनी स्किल लैब में देखा है। ठीक है बच्चों, वापस आ गए हो? ठीक, ओके। स्केलेटन सिस्टम जो है उसमें बोन्स के अलावा मसल्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट, जॉइंट्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज दैट सपोर्ट एंड बाइंड्स टिश्यू एंड ऑर्गन टुगेदर, जो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं आपस में और सपोर्ट देते हैं पूरे बॉडी को और इंटरनल ऑर्गन्स को। The musculoskeletal system is primary function includes supporting the body, allowing motion and protecting vital organs. यही इसके फंक्शन है ना कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो अकेली बोन्स पे नहीं है डिपेंड कर रहा, उसके साथ जितने भी मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जितनी भी चीजें बाइंड कर रही हैं टिश्यूज एक दूसरे के साथ, वो सारी सपोर्टिंग उसके साथ मौजूद है। और इसका फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन इसका यही है कि बॉडी को मूवमेंट कराना, अलोइंग मोशन, मूवमेंट कराना बॉडी को, एंड प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी है उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दूसरी सबसे बड़ी इसकी बात है कि बॉडी अलाइनमेंट के लिए ये काम आता है। एक तो प्रोटेक्ट करता है ना हमारे ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, दूसरा ये जो है हमारी एक बेस बनाता है, तीसरा जो है ये हमें मोशन और जो है चलने फिरने और जो है मूवमेंट इसी से होती हैं। ठीक है, जितने भी जॉइंट मूवमेंट करते हैं वो स्केलेटल सिस्टम से ही होते हैं और ये जो है हमारे पूरे बॉडी की बेस है। फंक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, अब इसके फंक्शंस देखते हैं कि क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये सपोर्ट देता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द इंटायर बॉडी, पूरे बॉडी और पूरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट दिए हुए हैं और हमारी एक बेस और हमारा जो है एक पूरे बॉडी की अलाइनमेंट किए हुए। प्रोटेक्शन सराउंड्स सॉफ्ट टिश्यू एंड रिब्स, जो है इंटरनल एक्सटर्नल रिब्स जो है, एंड स्टर्नम प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब ये जिस तरह मैंने बताया कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, जितने भी हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स है विदाउट बोन, वो तो वैसे ही जो है उनकी बेस ही ना हो, उनको कोई सपोर्ट ही ना हो अगर इनकी, तो वो कोई फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम इज attached to bone, so it pulls on the bone when it contracts। अब मूवमेंट जो है ये बोन की मूवमेंट कराता है। स्केलेटल सिस्टम क्या है? मसल्स के साथ अटैच है और ये मूवमेंट कराता है बोन्स की। मिनरल्स जो काम की चीज है, अब ये तो पता ही है कि ये बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, ये हमारी बेस है, कनेक्टिव टिश्यू, ऑर्गन्स, मसल्स, टेंडन्स सारी इसके साथ जो है अटैच है। अब मिनरल जो है हीमोस्टेसिस के लिए स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मिनरल्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हेन नीडेड। अब जो है बोन्स के अंदर क्या चीज मौजूद है? मिनरल्स। मिनरल्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है वो मौजूद है। जब भी बॉडी को जरूरत होती है और वहां से स्टोर हुई है, वहां से वो ले लेता है और काम करता है हमारा बॉडी। ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन जो है ये डेफिनेटली रेड ब्लड सेल्स और बोन मैरो जो है वो बोन्स के अंदर ही मौजूद होता है। प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स
white blood cells and other blood elements in the bones। ये चीज़ें बोन्स के अंदर होती है, जैसे बोन मैरो कहते हैं। तो सम टाइम कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनको कंफर्म करने के लिए जो दो डिजीजेस तो ऐसी हैं जैसे टीबी और जो है कैंसर, इन दो चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हमें जो है बोन मैरो लेना पड़ता है। बोन मैरो लेके उससे पता चल जाता है कि इसको क्या डिजीज है, टीबी है या कैंसर है। और ये चीज़ें कहाँ हैं? बोन्स के अंदर मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एलिमेंट्स। अब स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड लिपिड्स, फैट्स, येलो मैरो जो है येलो एंड मैरो स्टोर्स फैट फाउंड इन दी लॉन्ग बोन्स। ये चीज़ जो पहले लास्ट स्लाइड में बताई गई है कि ये मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स, और ये बोन मैरोस के अंदर मौजूद हैं चीज़ें। तो जब हमें ये स्टोर होती है और जब भी हमें जैसे ईंधन की ज़रूरत है तो यहाँ से यूज़ हो जाती है। स्केलेटल, अब ये स्केलेटल जो है ये किस तरह से बनता है, इसमें कौन सी बोन्स हैं? कंपैक्ट बोन, स्पंजी बोन्स, रेड बोन्स मैरो, बोन मैरो। ये तो बोन्स हो गई ना कि हमारी कंपैक्ट बोन जो है इरेगुलर बोन्स, ठीक है। और स्पंजी बोन, स्पंज जैसी जो नरम, जिसको हम जो है वो एक तो कार्टिलेज है, एक स्पंजी बोन्स है और दूसरी बोन्स है, और बोन मैरो, रेड बोन मैरो, इसके वाइट बोन मैरो एंड बोन मैरो। और ये कंसिस्ट है दी स्कल। हाँ, ये स्कल की बात नहीं की हमने। स्कल भी जो जैसे हमारे पूरे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को जो है स्केलेटन सिस्टम जो है सपोर्ट दिए हुए हैं, इसी तरह से ब्रेन को भी स्कल सपोर्ट दिए हुए हैं, और ब्रेन से जो है वो जो है इंक्लूड है इन दी स्केलेटन सिस्टम। अब जो है दी स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 सेपरेट बोन्स। स्कल में आप अनाटमी में आपने पढ़ा होगा कि 22 जो है वो बोन्स होती हैं स्कल के अंदर। दी स्पाइन और वर्टिब्रास कॉलम जो है ये कितने होते हैं? 33 और 34 ऑफ दीज बोन्स। वर्टिब्रास कितने होते हैं? 33 और 34 वर्टिब्रास होते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है ये स्केलेटन सिस्टम? आई थिंक के पढ़ लिया होगा। अनाटमी जब स्टार्ट कराते हैं तो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम ही पढ़ाते हैं। रिब केज, अब रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो जो है स्केलेटल सिस्टम में जो है रिब केज जो है वो पेयर है इसके 12 पेयर ऑफ बोन। क्लेविकल बोन एंड स्केपुला, 1 क्लेविकल बोन एंड 1 स्केपुला। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने बेटा स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने? नो मैम, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्लेविकल बोन और स्केपुला का पता है? जी, क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रंट पे जो ये बोन नजर आती होती है दैट इज क्लेविकल बोन, और स्केपुला जो कंधे के पीछे बोन है दैट इज कॉल्ड स्केपुला। हीमरस, रेडियस, अल्ना। अब रेडियस, अल्ना, हीमरस, आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है कि नहीं। अब हीमरस जो है बाजू का ऊपर वाला हिस्सा जो लॉन्ग बोन है दैट इज कॉल्ड हीमरस। रेडियस एंड अल्ना टू जो है बोन वो लोअर जो आर्म पे, जैसे हम पल्स लेते हैं तो ये जो एंगल है हमें नजर आ रहा उभरा हुआ दैट इज रेडियस, ठीक है। ये रेडियस बोन होती है और दूसरी साइड की अल्नर बोन। रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस ये लॉन्ग बोन है, 3 लॉन्ग बोन in the arm. नेक्स्ट है हिप बोन्स आर 3 सेट ऑफ बोन्स, ठीक है। 3 बोन्स के 3 सेट है, 2 इनोमिनेट बोन एंड 1 सेक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। अब जो है हिप बोन में 3 बोन्स का सेट बोलते हैं, लेकिन ये 4 बोन्स होती हैं। हिप बोन जो है ये 4 बोन होती हैं। 3 का सेट इसलिए कहा है कि जो साइड बोन है हमारी इनको इनोमिनेट बोन्स बोलते हैं,
ठीक है। टू साइड बोन्स इनोमिनेट बोन इनको बोला जाता है, और वर्टिब्रास जहां से पीछे आते हैं इनके नीचे सेक्रम होता है जिसके ऊपर हम बैठ रहे होते हैं, ठीक है। पीछे हमारे सेक्रम है जो हमारी जो पूरी स्पाइन जहां से आ रही है उसको सपोर्ट दिए हुए सेक्रम। अब सेक्रम के नीचे जो है उसकी एक छोटी सी बोन इस तरह से जो है हैंग होती है, वो एक ट्रायंगल शेप और जो है छोटी सी शार्प बोन है, दैट इज कॉल्ड कॉक्सिक्स, ठीक है। जो हिप बोन है ये सेट 3 बोन्स का सेट इसलिए कहा है कि इसमें 2 इनोमिनेट बोन्स, 1 सेक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। अब अगर देखा जाए तो हिप बोन, अब हिप बोन जो है जो इनोमिनेट बोन को साइड बोन्स भी कहा जाता है, इनोमिनेट बोन भी कहा जाता है, हिप बोन भी कहा जाता है, और सेक्रम इसके दरमियान में जुड़ी होती है, साइडों के 2 साइड की हिप बोन्स है, इसके पीछे जो है बैक पे जहां से वर्टिब्रास आ रहे हैं, हमारी स्पाइन आ रही है, वहां पे सेक्रम इसके साथ है ज्वाइन किए हुए, और सेक्रम के एंड पे एक शार्प बोन होती है टेल जैसी, दैट इज कॉल्ड कॉक्सिक्स। ये हिप बोन होगी। अब इलियक, इस्चियल एंड प्यूबिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ साइड बोन्स। अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 2 इनोमिनेट बोन है ना, साइड बोन को जो है इनोमिनेट बोन कहते हैं, और इनोमिनेट बोन जो है फर्दर डिवाइडेड इन 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस बोन। अब जो साइड बोन है हमारी दोनों साइड पे, हम अगर साइड पे हाथ रखें तो 2 मेन बोन है जिसको जो है इनोमिनेट बोन्स कहा जाता है। अब 2 इनोमिनेट बोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इलियक, इस्चियल एंड प्यूबिस। इसको इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब फीमर, टिबिया, फेबुला। इसी तरह अगर लेग पे आए तो फीमर, टिबिया एंड फेबुला। जो लॉन्ग बोन है अपर साइड पे दैट इज कॉल्ड फीमर, एंड टिबिया एंड फेबुला जो है वो लोअर साइड पे लोअर लेग की 2 बोन्स, जैसे आर्म की 2 बोन्स थी ना, रेडियस एंड अल्ना, इसी तरह टिबिया एंड फेबुला है। इनसाइड अंदर वाली साइड की टिबिया एंड बाहर वाली फेबुला, ठीक है। अब ये था आप एक फ्रेमवर्क जो आपकी स्केलेटन सिस्टम को जो है सपोर्ट दिए हुए है, स्केलेटन सिस्टम को ज्वाइन किए हुए। इसमें मैंने आपको बताया था कि 12 पेयर जो है वो जो है फ्रंट जो बोन है केज, ठीक है, चेस्ट केज। अब इसके रिब्स जो है वो 12 पेयर्स है, ये सामने आपको रिब्स नजर आ रही हैं। और इसी तरह हिप बोन है, हिप बोन में जो है 2 इनोमिनेट बोन, 1 सेक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। अब यहाँ पे हिप बोन आपको अच्छी तरह से यहाँ दिखाई नहीं गई, तो उसके इस तरह से 2 जो है हिप बोन्स होती है, दरमियान में इसके पीछे सेक्रम होता है और उसके साथ कॉक्सिक्स नीचे, ठीक है। ये क्लियर पिक नहीं है, मे बी आगे कोई क्लियर हो तो उसपे सेक्रम दिखाया हो। और इसी तरह आर्म की बताई हुई है आपको, के आर्म में जो है फीमरस, टिबिया एंड फेबुला है। इसी तरह लेग्स की बताई हुई है कि इसमें जो है टिबिया, फेबुला और फीमरस लेग की है, और ह्यूमरस और रेडियस अल्ना जो है वो हमारे आर्म की है। इसी तरह स्कल की बोन्स आपको बताया हुआ है। इसी तरह बताया हुआ कि वर्टिब्रास जो है वो 33 टू 34 होते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें स्केपुला दिखाया हुआ है। अब स्केपुला जो है ये बैक साइड है, बैक साइड पे जो हमारी कंधे की बोन लगा ले, ये आपको स्केपुला दिखाया हुआ, स्केपुला, ठीक है। इसी तरह क्लेविकल बोन दिखाई हुई है, क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी, ये दूसरी पिक में आए हैं जो फ्रंट साइड की है,
तो ये हमारी जो बोन नेक के, जहां नेक हमारी खत्म होती है वहां पे एक बिग बोन हमें, जो जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, दैट इज क्लेविकल बोन। ठीक हो गई। इसी तरह से जो है हमारे हैंड पे जो है, हैंड की बोन्स देखें, रेडियस अल्ना तक तो आपको बताया था। रेडियस अल्ना के आगे जो है हमारे यहाँ हैंड्स पे, इसको मेटाकार्पल कार्पल्स बोन, ये कार्पल्स बोन्स है। इसके आगे मेटाकार्पल्स, ये दरम्यान वाली, और आगे फ्लंजीज, ये छोटी, ये एंड पे जो है ये फ्लंजीज होती है। कार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल और फ्लंजीज। कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लंजीज से है। अब ये मैं आपको स्केलेटल सिस्टम बता रही हूँ। इसी तरह से जो है फीट जो है या फुट कह लें, उसकी टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लंजीज। जिस तरह मैंने बताया कि स्टार्ट की, हैंड के स्टार्ट की जो थी, जो वो कार्पल्स, ठीक है, और फिर मेटाकार्पल्स और फ्लंजीज। इसी तरह पाँव के स्टार्ट की जो है वो टार्सल्स होगी। पाँव के स्टार्ट की बता रही हूँ, अब मैं पाँव तो ऊपर नहीं ना कर सकती। पाँव के स्टार्ट की टार्सल होगी, फिर मेटाटार्सल होगी, फिर फ्लंजीज होगी जिनके साथ नेल्स लगे हो। इज इट क्लियर बच्चा? ओके। अदीना का मैसेज है कि हमें पता है, हमने एफएससी में पढ़ी है। इज इट क्लियर? ओके बेटा। Impact and immobility. The hazards of complication of immobility such as skin breakdown, pressure ulcer, contractures, muscles weakness, muscles atrophy, or osteoporosis, or renal calci, urinary stasis and urinary retention, and urinary incontinence, urinary tract infection, and pneumonia, decreased respiratory vital capacity। और ये इमोबिलिटी अगर है तो ये चीज़ें जो है वाइटल कैपेसिटी पे इनकी डिक्रीज हो सकती हैं। ठीक हो गया। आगे जो है मैंने आपको कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बताई हैं। इसमें इमोबिलिटी में मैंने आपको बताया कि दी हैजर्ड्स और कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। इमोबिलिटी के कुछ हैजर्ड्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कौन सी हैं? स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है अगर इमोबिलिटी हो, और दूसरी चीज़ प्रेशर अल्सर, जिसका आपको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, ओके, निम्रा ने भी कहा कि क्लियर है। इसी तरह से जो है कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं आए, और एट्रोफी ऑफ द मसल्स हो जाए, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स हो जाए, तो वहाँ कंट्रैक्चर बन जाते हैं। ठीक है, आगे मैं इनकी पिक्स दिखाने वाली हूँ। इसी तरह मसल्स वीकनेस और मस्कुलर एट्रोफी ऑफ द मसल्स हो जाती है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाती। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये इनकी एक एक चीज़ की आगे मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों को जो है स्लाइड में बताई हुई है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बताती जा रही हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसको टीबी ऑफ द बोन भी कहते हैं। बोन्स के अंदर छोटे छोटे जो है पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, और बोन्स जो है उसका फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है, बार बार यूरन आता जाता है, यूरन जो है रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा यूरन बार बार आता जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये इमोबिलिटी से ये चीज़ें हो सकती हैं। अब ये कंट्रैक्चर की बात हुई थी, तो कंट्रैक्चर देखें जहाँ पे ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं जाएगी, और वहाँ पे जो है स्किन आपस में जो है जैसे जुड़ जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रैक्चर। और ये चीज़ें जिस तरह इनकी जो है बोन्स नॉर्मल आपको नहीं हैंड नज़र आ रहे ना, या बोन्स जो भी दिखाई हुई हैं आपको नॉर्मली नहीं नज़र आ रही, वो कंट्रैक्चर होके इस तरह से हो जाती है। ठीक है, कई जो है वुमेन, उनकी जब कंट्रैक्चर बोन्स हो जाती हैं तो वो किचन के काम भी नहीं कर पा रही होती, उनसे खाना नहीं बनता, उनसे स्पेशली रोटी भी नहीं बन रही होती। तो कंट्रैक्चर बोन मैंने आपको दिखा दिए। कंट्रैक्चर इज अ परमानेंट शॉर्टेज ऑफ द मसल्स और जॉइंट। ठीक है,
अब जब ये जो है परमानेंट इसकी शॉर्टेज, मैंने बताया था कि स्टिफनेस हो जाती है। अब स्टिफनेस जब मसल्स की होती है, स्टिफनेस मीन के शॉर्टेज ऑफ द मसल्स जो है वो जब उसकी स्टिफनेस होगी तो डेफिनेटली बोन्स जो है इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये फिर नॉर्मली फंक्शन या नॉर्मली वर्क नहीं होता। एट्रोफी, एट्रोफी मसल्स, एट्रोफी इज द लॉस और डिक्रीज ऑफ द मसल्स। Foot drop. Foot drop is a gait abnormality in which the dropping of the forefoot happen due to weakness, irritation and damage to the common जो है फेबुलर नर्व। फेबुलर नर्व जो है फेबुला की वो डैमेज हो जाने की वजह से फुट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। nerve including the sciatic nerve or paralysis of the muscles in the anterior portion of the lower leg। इसमें जो है 3-4 चीजें हो सकती हैं फुट ड्रॉप में। या तो फेबुलर बोन जो है उसकी नर्व पॉलिसी हो जाती है, नर्व्स डैमेज हो जाती है, सैटिक नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती है। जब ये चीजें डैमेज होती है तो डेफिनेटली पैरालिसिस होगा। अब जब पैरालिसिस होगा तो मसल्स इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लोअर लेग, इसमें फुट जो है जैसे लटक नहीं जाता, इस तरह हो जाता है पैरालिसिस हो, वो नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं होता। फुट ड्रॉपिंग आपको दिखाई हुई है, तो फिर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगाते हैं। फुट ड्रॉप इस तरह से जैसे पाँव लटक नहीं जाता, इस तरह से हो जाता है, तो फिर इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगाते हैं, क्रचेस भी लगाते हैं, इसकी ऑपरेशन भी होती है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट के कौन सी नर्व्स जो है डैमेज हुई है, प्रेस हुई है या फिर जो है डिसऑर्डर हुई है, जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंगली अगर ऑपरेशन बनता है तो ऑपरेशन किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना पड़े तो वो लगाया जाता है। अगर कोई स्पोर्ट के लिए जैसे क्रचेस वगैरह बताया था वो लगाई जाए। कुछ स्पोर्ट्स के लिए जैसे बैंडेज करते हैं ना, बैंडेज की तरह जो है एक हार्ड किस्म की, ये जो आपको दिखाई गई है हार्ड किस्म की बैंडेज होती है, ये जैसे जो है लेदर टाइप की, इस टाइप की सपोर्ट दी जाती है। जिस तरह मैंने ये जो है अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है कि कितना जो है डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उतनी हार्ड जो है बैंडेज या प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जो है ये सपोर्टिंग के लिए जो भी डिवाइस है वो देना पड़ेगी। डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज अ सीरियस कंडीशन दैट अकर व्हेन अ ब्लड क्लॉट फॉर्म इन अ वेन लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस उस वक्त होता है कि जब क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो नॉर्मल नहीं होता। अब क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका टाइमिंग जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो क्लॉट बन जाते हैं। थ्रोम्बन प्रोथ्रोम्बन टाइम, आई डोंट नो कि अभी आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि नहीं। अब क्लॉटिंग फैक्टर का तो आपको पता है ना, व्हेन अ ब्लड क्लॉट form in a vein located deep inside the body, a blood clot is जो है clump of blood that is turned to a solid state। क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड सप्लाई रुक जाती है इन शॉर्ट, ठीक है। डीप वेन ब्लड क्लॉट typically form in high or lower leg but they can also develop in an other area of body, ठीक है। अब डीप इसको बोलते हैं डीप, ये जो आपको पिक दिखाई हुई है ये वेरी सीरियस कंडीशन होती है। वेरी सीरियस कंडीशन उस वक्त होती है जब थ्रोम्बन और प्रोथ्रोम्बन टाइमिंग जो है ये मैच नहीं करते और थ्रोम्बन टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है और उसमें जो है ब्लड के क्लॉट होने का, ब्लड को जो है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक डिजीज होती है। जब मैंने आपको आई थिंक के स्किन मैनेजमेंट पढ़ाया शायद उसमें ये चीज़ पढ़ाई थी कि वेरिकोज वेन हो जाता है और वेरिकोज वेन जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ब्लड जो है नॉर्मली नहीं जाता और उसके क्लॉट बन जाते हैं। क्लॉट बन नॉर्मली जो हमारा ब्लड है ना
उसमें नेचुरली जो है थ्रोम्बन और प्रोथ्रोम्बन एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को नॉर्मली रखता है, ठीक है। जब वो पैरेलल नहीं रहता, वो डिस्टर्ब हो जाता है तो ब्लड क्लॉट बन जाता है। जब ब्लड क्लॉट बन जाता है तो ब्लड सप्लाई जो है स्पेशली लोअर लिम्ब पे नहीं आती। ये ज्यादातर ओवरवेट जब होता है तब होता है, ओवरवेट की वजह से, और दूसरा डायबिटीज मेलिटस में होता है। तीसरी चीज जो है ये प्रेगनेंसी में भी होता है। प्रेगनेंसी में जो है वेट जो है लोअर एब्डोमेन पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और क्लॉट जल्दी बन जाते हैं, नॉर्मल ब्लड सप्लाई जो है नॉर्मल नहीं रहती। अब ये चीज जब नीचे ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं जाती तो इसको कहते हैं डीवीटी, वेरिकोज वेन। पीछे मैंने आपको बताया था कि जब जो है ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो इस एरिया का क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है। जब एट्रोफी हो जाती है तो इसको सबसे पहले इसका होता है जो है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी हो गई, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसमें जो है जो पहले होता है ऑक्सीजन की कमी, हाँ ऑक्सीजन की कमी के बाद जो है ये वूंड की सूरत में बन जाता है। जब वूंड बन जाता है तो एक फाउल स्मेल यहाँ से आती है और पेशेंट के लिए इतना पेनफुल होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और पेशेंट की चीखें पूरी पूरी वार्ड में सुनाई देती हैं। तो इसके लिए अगर ये वेल मैनेज इन टाइम नहीं होता तो फिर एम्पुटेशन ही करनी पड़ेगी। प्रेशर अल्सर तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि प्रेशर अल्सर का मैंने आपको बड़े अच्छे से, ये प्रेशर अल्सर की भी अगर जो है 1 डिग्री को ही हम मैनेज, बल्कि प्रेशर अल्सर को अल्सर होने से पहले ही हमें मैनेज करना होता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू डिजीज ऑफ द पेशेंट। अगर हम बिफोर टाइम उसकी प्रिकॉशंस नहीं करते तो वो 1 डिग्री हो जाता है। 1 डिग्री से जो है वो 2, 3, 4 डिग्री जो आपको पढ़ाया हुआ है वो उस तरह के अल्सर बन जाते हैं। अब ये क्या हम पढ़ क्या रहे हैं कि इमोबिलिटी, जब इमोबिलिटी नहीं की जाती तो उसकी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऑस्टियोप्रोसिस मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोप्रोसिस मीन जो है pores bone in the density and quality of bone are reduced, the risk of fracture is greatly increased। इसमें बोन्स आपको दिखाई गई है ना, बोन्स के अंदर पोर्स बन जाते हैं, ये सुराख, ठीक है। अब ये इस तरह से सुराख, ये आपको इमेज जो है वो जो है बड़ी करके दिखाई हुई है, लेकिन ये जो नीचे बोन है इस तरह की बोन्स होती है, उनमें पोर्स सुराख 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 बन जाते हैं। अब इसको टीबी ऑफ द बोन्स भी कहते हैं। ये थोड़ी सी हिट होने से बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। अगर फ्रैक्चर नहीं भी होता, ठीक है बेटा लुबैना, मैं स्लाइड शेयर कर दे दूंगी। कल जो है हम फौरन ही जैसे में आपका लेक्चर खत्म हुआ तो हम मैडम के फादर की डेथ हो गई थी ना, तो हम उधर चले गए। सारे टीचर्स मेरा वेट कर रहे थे। जैसे मैंने आप लोगों का लेक्चर खत्म किया तो हम उधर चले गए, तो इसलिए मैं आपका लेक्चर जो है वो स्लाइड शेयर नहीं कर सकी। मैं स्लाइड शेयर कर दूं या आपको वेबिनार पे रख दूं? वेबिनार पे अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं लेक्चर के बाद जो है वेबिनार पे अपलोड कर दूंगी, वहां से उठा लेना। ठीक हो गया। ऑस्टियोप्रोसिस भी आपको पता चल गया है जी। नेक्स्ट क्या है, इम्पेयर्ड फिजिकल इमोबिलिटी असेसमेंट कैसे करती हैं जी। असेसमेंट में जो है असेस पेशेंट एबिलिटी टू मूव। हमारे पास पेशेंट जब आता है सबसे पहले तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी असेसमेंट में बताया था जब असेसमेंट पढ़ाई थी, कि जैसे ही पेशेंट हमारे पास हमारे रूम में एंटर होता है, यस शालामार ई लर्निंग को वेबिनार बोलते हैं, ठीक है। ई लर्निंग पे कर दूंगी, इट्स ओके निमरा। जो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम आते ही उसका गेट देखते हैं, उसकी एबिलिटी टू मूव देखते हैं कि ये हमारे पास मूव कैसे करके आया। असेस मसल टोन एंड स्ट्रेंथ,
फिर हम जब उसकी पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं तो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसकी मसल्स एंड मसल्स टोन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, हम उसकी बोन्स को ऊपर नीचे हिला के उसको चला के, तो उसको वेट पकड़ा के, उसको अपना हाथ पकड़ा के उसको कहते हैं जोर लगाओ। इस तरीके से हम उसकी असेसमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट एरिया, जो भी डैमेज है जिसकी भी असेसमेंट करनी है। एग्जाम्पल मैंने दे दी है कि अगर जो उसको फुट का प्रॉब्लम है या लेग्स का, उसको चला के फुट मूव करा के, और एक हैमर है उसके साथ हम देख लेते हैं। अदीना का क्या मैसेज है? मैसेज SCLM से, वहां से डाउनलोड करने के बाद जो है लेक्चर ओपन नहीं होता। अदीना का मैसेज है कि जो है वेबिनार पे हम जब अपलोड करते हैं शालामार के लिंक पे, तो वहां से शालामार ई लर्निंग से डाउनलोड करने के बाद लेक्चर जो है ओपन नहीं होता। ये कंप्लेन तो आज ही अदीना आपने की है, अदरवाइज जितने भी मेरे लेक्चर में वहां पे जो है अपलोड करती हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड करते हो और ओपन भी होते हैं। बाकी क्लास भी मुझे विटनेस दे कि वहां से जो है शालामार ई लर्निंग पे रखे हुए लेक्चर जो मैं अपलोड करती हूँ वहां पे वो ओपन होते हैं कि नहीं। जी, मुझे 2-3 स्टूडेंट की विटनेस चाहिए, अदरवाइज मैं वहां की बजाय आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगी। जी, अब मसल टोन्स देखी जाती है, असेस जॉइंट मूवमेंट एंड पोजीशनिंग, फिर उसकी पोजीशनिंग एंड जॉइंट मूवमेंट देखी जाती है। अगर उसके कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, वो नॉर्मल नहीं खड़ा होगा, वो नॉर्मल नहीं बैठेगा और नॉर्मल नहीं लेटेगा। जी, होते हैं। लुबैना का जो है वो मैसेज आ गया, दिमरा का आ गया कि लेक्चर जो है वो डाउनलोड होने के बाद जो है ओपन होते हैं। अदीना, आपको कोई मसला होगा आप जो है डाउनलोडेड मंगवा लें किसी से, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है अदीना के, सबके पास जो है डाउनलोड करने के बाद ओपन हो जाते हैं। आप किसी स्टूडेंट से कहें कि आपको वो जो है डाउनलोडेड आपको सेंड कर दे। इट्स ओके। इम्पेयर्ड फिजिकल जो है इमोबिलिटी, अब मोबिलिटी, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, नर्सिंग इंटरवेंशन इसकी क्या होंगी, अब ये हम कल से पढ़ते हैं। हमारा लेक्चर का टाइम जो है आज खत्म हो गया। इसके बाद किस चीज का लेक्चर है? अभी तक कोई टीचर नहीं आया। इस्लामियत का लेक्चर है बच्चों। इसके बाद किसका लेक्चर है? इस्लामियत का। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी और इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी, ये हम कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।